जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, मैं कोशिश करूंगा कि जो वक्त दिया गया उसी दिए गए वक्त में अपनी बात की तकमील करूं। जीवन पत्र तकरीबन 16 माह की कैद काटने के बाद आज मुझे पहली बार मौका मिला ईवान में बात करने का। बहरहाल जो होना था वो हो गया, और तमाम तर मड स्लिंगिंग के बावजूद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और मेरे भाई को जिन रिमार्क्स के साथ बेल दी है वो सबके सामने है, अब उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। आज हम यहाँ कोरोना पर बहस के लिए इकट्ठे हुए हैं। गुजारिश है चेयरमैन साहब के नफ़रत और तासुब में गुंदे हुए लोगों के साथ बात करना बहुत मुश्किल है। ये जो नफ़रत और तासुब है ये एक ऐसी तलखी को जन्म देता है जिसमें आप सच नहीं सुन सकते, और इस नफ़रत और तासुब को हमने हवा नहीं दी। इसलिए अगर आप कोई ठीक काम भी बाज़-औक़ात करते हैं तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसकी बुनियाद आपने खुद रखी है, इसकी इस्लाह भी आपको करना है अगर आपको ये तौफीक हुई तो। कोरोना पर बात करते हुए मेरे पास ये इत्तफ़ाक़न तफसील मौजूद है जो मुझे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से मिली है। मैं एक एक हस्पताल और उसकी बेड कैपेसिटी भी गिन दूंगा खड़े खड़े, और इनसे इस्तदा करूंगा कि परसों अगर मुमकिन है और अगर सक्कत है तो उसको डिनाई करें। इसलिए तकरीर करना बड़ा आसान है, अगर फिगर्स ना हो तो बातें करनी नहीं चाहिए। जनाब वज़ीर ख़ारजा यहाँ मौजूद हैं, बड़ा एहतराम है उनका हमारे दिल में। उन्होंने जो गुफ्तगू की मैंने भी वो सुनी थी। मैं बहुत माज़रत के साथ चाहता हूँ कि उसमें इनको सही हक़ाइक़ नहीं बताए गए। मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने हक़ाइक़ मसख़ की हैं, सियासतदान हक़ाइक़ मसख़ नहीं करता, उसको फीडबैक ठीक नहीं मिलता। मसलन बताया गया कि 70 लैब्स हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि लेवल 3 की 70 लैब्स की फहरिस्त ज़रा ईवान में ले आएँ, इनसे कहें जिन्होंने इनको ये नाम दिए हैं। लेवल 3 की सिर्फ एक लैब है, वो लाहौर में बनी थी, दूसरी कोई लैब मुल्क में मौजूद नहीं है। अब कुछ डेवलप कर ली हो, 70 लैब्स नहीं है। इसी तरह कहा गया कि साउथ एशिया में हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, हम इसके साथ इत्तफाक नहीं करते। यहाँ तफ्तान कैंटीना की बात की गई, क्यों 4-5 हज़ार लोगों को आप मैनेज नहीं कर सके? अगर ईरानी हुकूमत उन्हें धकेल रही थी तो हुकूमती हुजम बहुत बड़े होते हैं और रियासती इदारे हैं बहुत बड़े, उनके पास बहुत से वसाइल हैं। ये आप तस्लीम करें या ना करें, रियलिटी यही है कि तफ्तान में जो अफरा तफरी और बदनज़मी हुई है और जिस तरह लोग वहाँ से निकले हैं, उसके बाद तबाही में इजाफा हुआ है। जनाब वाला, मैं कोरोना टेस्ट पे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। तकरीबन 8,000 रुपये का कोरोना टेस्ट होता है। अगर किसी घर में एक का टेस्ट होगा और वो पॉजिटिव निकल आया और 5 या 7 मेंबर हैं, वो 50,000 रुपया खर्चेगा। सरकारी अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं। डेंगू ने जब हमला किया था तो 800 रुपये का टेस्ट था प्राइवेट लैब पे, हम 80 रुपीज़ पे लेके आए। 8,000 का टेस्ट 2,000 पे आ सकता है, मैक्सिमम 2,500 पे, 10% प्रॉफिट के साथ। अगर गवर्नमेंट ये एफर्ट करती तो हेल्थ केयर कमीशन के पास वो स्टैंडर्ड लैब्स की पूरी लिस्ट मौजूद है। अगर आप मैनेज करते, अगर पॉलिटिकल विल होती तो ये 8,000 का टेस्ट 2-2,500 पे आ सकता था, 25% पे आ सकता था। ऐसी कोई कोशिश आज तक नहीं की गई। इसी तरह ये जो हेपेटाइटिस की एक मशीन है जो टेस्ट करती है, PCR मशीन, ये थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ ये टेस्ट कर सकती है कोरोना का। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके लिए कमरे को एयर टाइट करना है, बायो सेफ्टी कैबिनेट लगानी है और सेफ्टी सूट देना ऑपरेटर्स को। अगर आप ये एफर्ट करते, आप 2-3 हफ्तों में इन PCR मशीन्स को जो पंजाब के हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे और अक्सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मौजूद हैं, कन्वर्ट कर सकते थे कोरोना टेस्ट के लिए। आपने ऐसी कोई एफर्ट नहीं की। अगर की होती तो आप ईवान में लाते इस बात को। आज तक हुकूमत की तरफ से हमने ये बात नहीं सुनी। मेरी तजवीज़ है कि आप हज़राए करम अब भी इस बात पर तवज्जो दें और इन PCR मशीन्स को कन्वर्ट करें ताकि आपकी जो टेस्ट कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। वो निरी तनकीद करना तो मकसद नहीं है। हमने अगर आईना दिखाना है तो उसके लिए हम अपनी तजवीज़ भी ज़रूर आपकी खिदमत में इखलास के साथ पेश करेंगे ताकि लोगों की ज़िंदगी बचे। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि एक डाटा दिया जा रहा है, इतनी अमवात हो गई हैं बदकिस्मती से, और ये मुतासरीन, डाटा गलत है।
22 करोड़ का मुल्क है, टेस्टिंग कैपेसिटी आपकी है कोई नहीं। आपको तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट कितने हैं, आपको मालूम ही नहीं है कितनी अमवात हो रही हैं कोरोना से। जो रिपोर्ट होती है वो आप बता देते हैं। जब तक आप टेस्टिंग कैपेसिटी को फुल टर्म में लेके नहीं आते और तमाम वसाइल को झोंक नहीं देते, तब तक आप कैसे कौमी मनसूबाबंदी करेंगे? ये कोई इल्ज़ाम नहीं है कि आपको जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ठीक फीडबैक नहीं दिया जा रहा, आपके वजीर सेहत ही कोई नहीं है, वजीर आजम साहब वजीर सेहत है, ये हमारी हुकूमत हो या आपकी हुकूमत हो, ये सबके लिए बराबर है। जब हम किसी महकमे का मिनिस्टर नहीं बनाते थे और वजीर आजम फैसलाबाद का घंटाघर बनेगा, किसी भी दौर में काम खराब ही होगा, ठीक नहीं होगा, तो वजीर सेहत साहब को यहाँ बैठना चाहिए था। या मिनिस्टर वो एडवाइजर साहब मौजूद हैं, वो लोगों को और आवाम को जवाब दे नहीं है, वोट लेके नहीं आए हुए। जो लोग वोट लेके आए हुए हैं उनके पांव ज्यादा जलते हैं, उनको यहाँ बैठना चाहिए था। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने वो एक कैंसर सर्वाइवर है उस वजह से नहीं आ सके, तो वजीर आजम साहब को यहाँ होना चाहिए था अहम तरीन इजलास में, वो नहीं है। आगे चलते तो एक तो गुजारिश यह है कि आप कोरोना टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाएं और उसकी कीमत 8,000 से 2,000 रुपये आप ला सकते हैं, एफर्ट करें, ले आएं। PCR मशीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आपको डाटा कलेक्ट करने में आसानी और लोगों को टेस्ट करवाने में आसानी हो। अब यहाँ पे PPEs की बात हुई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। गवर्नमेंट का मौकफ है कि ये जो कोरोना वार्ड में काम करते हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, इनको मिलेगा। तो जो बाकी पूरे अस्पताल में पैरामेडिक्स, नर्सिस और डॉक्टर्स मौजूद हैं वो एक्सपोज्ड हैं, इस वजह से उनकी अमवात वाक़ई हो रही हैं। हमने तकरीबन 30-31 हज़ार PPEs हमारी जमात ने अपने वसाइल से बांटी हैं, वो कितनी को होंगी, कितना काम आएगा, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। आज 3 महीने हो गए हैं, आप PPEs पूरी नहीं कर सके। ये लोग परसूट यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स में तैयार हो सकते हैं, मुझे कल एक टेक्सटाइल मिलर खुद ये बात बता रहे थे, हर जगह हो रहे हैं। ये कोई बाहर से आपने इंपोर्ट थोड़े करने हैं। अगर आप डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, आप उनको सेफ्टी किट ही नहीं दे सकते, PPEs नहीं दे सकते, तो फिर क्या कर रहे हैं? और आप दावे भी किए जा रहे हैं, तो मेहरबानी करें इस पर तवज्जो दें। इसके बाद आप अब आ जाएं क्वारंटीन सेंटर्स पे, तो जनाब गलीज वॉशरूम, नाकस खाना, और जो ये कोरोना पेशेंट है इसकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, इसको गाइडलाइन भी चाहिए। वो लोग पड़े हुए हैं लावारिस, कोई पूछने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, गंदा खाना उनको दिया जा रहा है। आप इसका भी हल था, ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड नहीं करें, आप अपनी अरकान असेंबली को बाहर निकालें, अपोजिशन के मेंबरान को साथ लें, आप जाए ना जाके MPs और MN और सेनेटर्स वो क्वारंटीन सेंटर्स में जाएंगे, आप देखिए सूरत हाल बदल जाएगी। तो मैं ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि आप सरकारी मेंबर और अपोजिशन के मेंबर्स की टीमें बनाएं अजला में, वो जाके क्वारंटीन सेंटर्स पे एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लें, आपका मयार बदल जाएगा, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा और लोगों को सुकून मिलेगा। आगे चलते हैं, ये जो पाकिस्तानी बाहर से आ रहे हैं ये बड़ा सीरियस मामला है, और मैं कुरैशी साहब और भी सीनियर इनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे इस्तदा करूँगा, ये रियलिटी है कि ये जो होटल्स में लोग रुकते हैं आके, होटल्स वाले उन्हें दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उनका जो टेस्ट है 6-6 दिन उसकी रिपोर्ट नहीं आती, अब वो एक हफ्ते का किराया दुगना किराया दे रहे हैं। कोशिश करें कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं 24 घंटे में उनके टेस्ट की रिपोर्ट आए, अगर नेगेटिव है वो घर जाने वाले बने, और वो जो फालतू पैसे दे रहे हैं उनको ना देने पड़े। इसी तरह PIA, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। PIA की तबाही तो एक तवील दास्तान है, वो हम आप पर आयद नहीं कर सकते कि आपकी हुकूमत ने PIA को ख़राब किया, वो तो ठीक हो ही नहीं सकी। लेकिन गुजारिश ये है कि PIA का काम है स्पेशल फ्लाइट्स चलाए, कुछ चल रही हैं, मगर जो रिटर्न टिकट है लोगों के पास वो उसको डिनाई कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये गुजारिश कर रहा हूँ, PIA को हुक्म दें कि वो रिटर्न टिकट को डिनाई नहीं करें और एक्स्ट्रा किराया नहीं मांगे। अब अगर ये जवाब है कि जी हम एक सीट छोड़ के एक सीट में लेके आते हैं, तो ये फिर अब रियासत की जिम्मेदारी है। लोग कहाँ से वो रिटर्न टिकट लेके बेकार हो गए हैं उनके, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी आवाज़ तो PTI गवर्नमेंट को ज़्यादा सुननी चाहिए। तो ये आप इस मसले पे भी तवज्जो दीजिए। इसी तरह देखें, पाकिस्तानी कौम में अहले खैर और अहले सरवत की कमी नहीं है, बेशुमार NGOs ने काम किया, लोगों ने काम किया, हमने भी इनफरादी तौर पे अपने अपने इलाकों में काम किया। कितना अच्छा होता अगर हुकूमत इसका एक डाटा तैयार करती। उसका फ़ायदा ये होता कि जो एरियाज़ NGOs ने या अहले सरवत ने कवर किए, आपको उन एरियाज़ में दोबारा डुप्लीकेट नहीं करना पड़ता। वो 8,000 या 3,000 या 12,000 भी मिल रहा है, उधर से भी राशन जा रहा है बाज़ लोगों को, और बाज़ लोग भूखे बैठे हुए हैं। तो आपको मैं इस्तदा करता हूँ अब भी आप ये करें कि आप जो
मुल्क भर में सूबाई हुकूमतों को कहें कि एनजीओ के साथ कांटेक्ट करें और अहले सरवत के साथ, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनका एक डाटा बैंक आप बना लें, ताकि ये पता नहीं कब तक इस वबा से हमने लड़ना है। सारा बोझ हुकूमत ना उठाए और हुकूमत वहां फोकस करे जहां अहले सरवत या एनजीओ फोकस नहीं कर रही। और आगे चलते हैं, गुजारिश ये है कि बहुत अफसोस होता है सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये रवैया ठीक नहीं है कि फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो डंडे पकड़ लें और एक सूबाई हुकूमत पे हमला कर दें जाके। उसके बाद रोजाना प्रेस ब्रीफिंग हो कि सिंध गवर्नमेंट को पिन डाउन कैसे करना है। अगर आप ये काम शुरू कर देंगे वो आपको जवाब देंगे, जवाब देना तो पीपल्स पार्टी को सबसे बेहतर आता है, तो ये फिर इसी काम में आप लग जाएंगे। ये कोरोना से आप नहीं लड़ सकेंगे। इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इसको छोड़ दें, हमें मशवरे देते हैं, खुद वही काम करते हैं। अपने लोगों को समझाएं, आप में समझदार लोग भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये कौन सा टाइम है, बाद में लड़ लेंगे एक दूसरे के साथ। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, कैटेगोरिक ऑब्जर्वेशंस आई हैं, गैर शफाफियत पे सुप्रीम कोर्ट ने बात की और हुकूमती हिकमत अमली ना होने की बात की। ऑपोजिशन नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। जिसके हवाले देते आप नहीं थकते, जिसके बारे में आप कहते हैं कि एक बार सादो रमीन का भी आपको सर्टिफिकेट मिल गया था माजी में, अब ये सर्टिफिकेट मिला तो आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हर सर्टिफिकेट फिर कबूल किया कीजिए। इसी तरह जनाब गुजारिश ये है कि 5500 रुपए का हदफ था FBR का, सुना 3700 अरब बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होगा। कोरोना टैक्स से पहले के ये हालात हैं, अब तो माशी सूरत हाल और अबतर हो जाएगी, पूरी दुनिया की हो रही है, पाकिस्तान भी फेस करेगा। आप किस काम पे लगे हैं कि शहबाज शरीफ को दोबारा जेल कैसे भेजना है? अभी भी एक मुआवन खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, खुदा का वास्ता, आगे आपने मजा चख नहीं लिया? हम सबको जेलों में भेजा, हम अदालतों से कोई साल बाद, कोई सवा साल बाद, कोई 1.5 साल बाद, कुछ अभी भी पड़े हैं। खुर्शीद शाह सब किधर है? तकलीफ होती है। एक आदमी जो एक वजादारी का पैकर है, वो एक आदमी पड़ा हुआ वहां पे कितने अरसे से, हमजा शहबाज पड़ा हुआ है, हम मुकद्दर वाले थे, जेलें काट के आ गए, ये बैठे हुए आपके पास। बस कर दो यार, बस कर दो, इसमें से आपको मिला भी कुछ नहीं। ये करप्शन का जो मंत्रा आपने बोला था ये फेल हो गया काम, ये आइंदा भी फेल ही होगा। और मैंने हमेशा कहा है, नैब का इस्तेमाल किसी दौर में ठीक नहीं हुआ, हमारे दौर में भी ठीक नहीं हुआ। इसको छोड़ दें, आप मुल्क को आगे लेके जाएं। जो सरमायादार है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो पैसा बाहर ले गया, सिविल सर्वेंट काम करने को तैयार नहीं है। आप एक ऑर्डिनेंस लाए थे, वो लैप्स हो चुका है, आप आराम से बैठे हुए हैं, तो नुकसान तो आप अपना कर रहे हैं। हुकूमत आपकी है, कोई शख्स साइन करने के लिए फाइल पर तैयार नहीं है, काम कैसे होगा? इस पे तवज्जो दीजिए। और ये इंतकाम अगर बहुत जरूरी है लेना हमसे, और अभी आपका रांझा राजी नहीं हुआ, अभी नफरत खत्म नहीं हुई, तो रखें। हमने नफरत नहीं करनी, हमें भी आती है करनी, लेकिन इसका कोई टाइम होता है। हम हालत जंग में हैं और आप अपोजिशन के साथ जंग कर रहे हैं। एक आपने APC की है, प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ले गए उसमें से, उनकी दिलचस्पी का आलम यह था। तो कौमी वहदत के बगैर, कहना यह चाहता हूं, इकट्ठे किए बगैर हम ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। आपकी नजर में हम सारे चोर हैं, हमारे वोटर समझते हैं कि हम बेहतर हैं, तो ये डिवीजन है, इसका मतलब है। इसको इकट्ठा करें, कम से कम कोरोना के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। मैं जनाब गुजारिश ये कर रहा था, आपने टाइगर फोर्स बनाई, आपको मुतलिक फायदा नहीं हुआ। यकीन करेंगे ड्रामे सारे बारी बारी अपनी अपनी हुकूमतों में कर चुके हैं, इसका फायदा कोई नहीं होता। मुझे ये पता ये आइडिया किसने दिया था, जिसने आइडिया दिया था वो कभी काउंसलर नहीं हुआ। इस काम को छोड़ दें, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करें। और सरकारी, और PM साहब की मैंने खुद तकरीर सुनी, वो फरमाते हैं कि मैं ऑपोजिशन पे बुरा वक्त आ गया कोरोना की वजह से, आपकी हुकूमत है, आप हल्के मजबूत करें। यार ये क्या अप्रोच है? ये कौमी अप्रोच है किसी वजीर आजम की? अब दूसरी बार उनसे मेरी इस्तदा इस तरह की बात ना करें, ये वजीर आजम के शायान नहीं है। मैं अपनी बात को समेटते हुए कहना चाहता हूँ, डेंगू दौर का डैशबोर्ड आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं आलमी सतह का, हमें खुशी है इस बात की। CCI का इजलास आपको बुलाना चाहिए, वहाँ लॉकडाउन के फैसले कीजिए। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, इसका फैसला करें जब आपके सामने सही डाटा आए। डाटा आपके सामने मौजूद नहीं है। PMDC को फौरी तौर पे बहाल कीजिए, उसकी डिले जो है वो कौमी मफाद के खिलाफ है। टेस्टिंग के दायरे को आप डाउन स्ट्रीम लेके जाइए। आपसे गुजारिश ये है कि ज़राअत के लिए स्पेशल पैकेज लाइए, और ज़रूरी है कि बिजली के बिल छोटे काश्तकारों के 15 एकड़ ज़मीन पर आबियाना, और जो ज़रूरी कर्जे हैं और उन पर
इंटरेस्ट की वसूली इसको मौखर कीजिए। इसी तरह गंदम की कलेक्शन का टाइम आने वाला है, वहाँ पे ऐसे बंदोबस्त कीजिए कि बारदाने की तकसीम के दौरान कहीं वही जगह कोरोना फैलाने का बाइस न बन जाए। आपके पास जो कोरोना की निगरानी की कमेटी है, नेशनल कमेटी, उसमें आपको अपोजिशन की आदत को भी शामिल करना चाहिए। आखिर में मैं 2 मिनट में बात को ख़त्म करूँगा। ये मुझे तो सलमान रफ़ीक साहब से डाटा मिला, मैं सोर्स भी बता देता हूँ, अगर गलत है तो आपको चाहिए परसों इसको डिनाई करें। पंजाब में बहावलपुर में 730 बेड का इजाफा हुआ है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल पुराना है, अपग्रेड हमारे दौर में हुआ है। किडनी इंस्टीट्यूट 150 बेड का, कार्डिक इंस्टीट्यूट 150 बेड का, रीजनल ब्लड सेंटर बहावलपुर में, सिविल अस्पताल बहावलपुर 400 बेड का, ड्रग स्टेट लैब, और इसी तरह बहावल विक्टोरिया में 30 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर्स, लोधरा 200 बेड का नया अस्पताल, इसी तरह डेरा गाजी खान नया मेडिकल कॉलेज, पुराने अस्पताल की अपग्रेडेशन, 500 बेड का नया ब्लॉक, मुजफ्फरगढ़ तैयब इर्दगान हॉस्पिटल 400 बेड, मुल्तान पीर साहब भी बैठे नहीं थी, मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट, मुल्तान किडनी के साथ रीजनल ब्लड सेंटर शुरू, सिविल हॉस्पिटल मुल्तान में 150 बेड का इजाफा, मुल्तान बर्न यूनिट डिलेड था, पहले से बन रहा था, डिलेड था, कंप्लीट करके फंक्शनल किया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 150 बेड का टावर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नई एमआरआई मशीन, मुल्तान किडनी इंस्टीट्यूट के साथ 200 बेड के जनरल अस्पताल की बिल्डिंग हम बना रहे थे, प्लीज मुकम्मल करवा दें। लिया पुराने अस्पताल की अपग्रेडेशन, ये 2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। साहिवाल नया मेडिकल कॉलेज, पुराने हॉस्पिटल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन, 500 बेड के हॉस्पिटल शुरू किया। 2018 31 मई तक कंप्लीशन थी, अभी तक आपने मुकम्मल नहीं किया। लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 600 बेड का इजाफा, जनरल हॉस्पिटल लाहौर में 400 बेड का इजाफा, जना अस्पताल में बर्न यूनिट, सर्विसेज अस्पताल में 400 बेड का इजाफा, मे हॉस्पिटल में जिसका जिक्र किया गया सर्जिकल टावर में 450 बेड का इजाफा, पीआईसी में 200 बेड की इमरजेंसी, शादरा, रायविंड, सब्जाजार, समनाबाद, काना, गाजियाबाद, मियाँ मीर, मुनावा, बेदियाँ, इन सब में नए अस्पताल, कोई 25% बन गया, कोई 50% बन गया, कोई मुकम्मल हो गया। और इसके बाद PKLI जिसका साकिब निसार साहब बेड़ा गर्क कर गए थे, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट हम बना रहे थे, फैसलाबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद अस्पताल, समनाबाद अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, गुजरांवाला नया मेडिकल कॉलेज के आते में 500 बेड का हॉस्पिटल, सियालकोट नया मेडिकल कॉलेज, सरगोदा नया अस्पताल 250 बेड, पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल में नई इमरजेंसी, यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग, वहाँ में 100 बेड का नया अस्पताल, बहुत सारा भी इसमें नहीं है, नारोवाल 200 बेड। और आखिरी बात यह है कि हजूर पोलियो खत्म हो गया था, पोलियो उस सूबे से पूरे मुल्क में वापस आ रहा है जहाँ 7 साल से आपकी हुकूमत है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 2 साल गुजर गए हैं, अगर 5 साल रहना भी है तो भाईजान 2 साल गुजर गए हैं, अब भी वक्त है, ये कोरोना आ गया है, एक अजाब, एक आजमाइश, इसकी बुनियाद पर ही कौम को इकट्ठा कर लें, अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म कर लें, रियासत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। गालियों से, बोहतानों से, जेलों से, जिंदानों से, मुकदमात से पाकिस्तान पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया।